नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 10 जीवों में श्वसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कल अपन ने इसमें कुछ स्टडी किया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस के क्या होता है, कौन सा फिजिकल होता है, कौन सा केमिकल होता है, किस प्रकार से अपनी जो मसल्स होती हैं और उसमें कैसा रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीश्वसन। इसमें अपन ने स्टडी किया था कि ग्लूकोज का किस प्रकार से विखंडन होता है, कैसे एनर्जी मिलती है, किस प्रकार से अपनी जो मसल्स होती है उसमें लैक्टिक एसिड स्टोरेज रहता है। तो आगे देखते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म की जो ब्रीथिंग वाला प्रोसेस होता है, श्वसन कैसे करते हैं। तो श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब होता है टूटना, विखंडन करना, तोड़ना। तो ऑफकोर्स ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है जिससे अपन को एनर्जी मिलती है। अब ये जो स्तनधारी होते हैं मेमल्स, जैसे अपन क्या है, मेमल्स हैं, स्तनधारी हैं, तो अपने में जो श्वसन अंग हैं वो क्या हैं, फेफड़े हैं, लंग्स हैं। तो स्तनधारी श्वसन अंग होते हैं लंग्स। अब ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है, श्वासोच्छ्वास, ये दो प्रकार से हो सकता है, निश्वसन और उच्च श्वसन। निश्वसन का मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। निश्वसन का मतलब क्या होता है कि सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। उच्च श्वसन में सांस को बाहर निकालना। अब वायुमंडल में जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, अपन सांस ले रहे हैं तो वो जो भी गैसों का मिश्रण है सभी गैसें अपने अंदर आ रही है। अब बाहर कौन कौन सी निकाल रहे हैं, कितना प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो वो देखते हैं। अब सांस लेने में क्या करते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट तो इन दोनों गैसों का ही हो रहा है ना, हेर फेर तो इन दोनों गैसों में ही हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है निश्वसन। निश्वसन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन से भरपूर जितनी भी एयर है उसको अंदर लेना, नोन एज निश्वसन इंस्पायरेशन। ऑक्सीजन कितनी है वायुमंडल में, 21% है, नाइट्रोजन 78% है, CO2 0.03% है। उच्च श्वसन में CO2 से भरपूर जितनी भी एयर है उसको बाहर निकाल रहे हैं अपन, तो उसको क्या कहते हैं, उच्च श्वसन। अब नाइट्रोजन कितनी है, 78%। जितना अपन ने नाइट्रोजन लिया उतना का उतना नाइट्रोजन बाहर निकाल दिया, जबकि ऑक्सीजन 21% लिया था और ऑक्सीजन निकाल कितना रहे, 16.4%। ये एनसीईआरटी के डाटा है, यही दे रखा है 16.4%, जबकि CO2 0.03% था और वापस कितना निकाल रहे हैं, 4.4%। तो फेर किस में हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 में ही हो रहा है। तो ये होता है निश्वसन और उच्च श्वसन। अब आगे देखते हैं श्वसन का मार्ग। अपन ने कल स्टडी किया था कि जैसे एयर है तो वो सबसे पहले अपन जो नाक के दो छिद्र हैं, नासा छिद्र, उसी से लेते हैं। नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र से अपन ने वायु को अंदर ग्रहण किया। फिर ये वायु कहाँ पर जाएगी, नासा गुहा, या इसके कहते हैं नासा कपाट, उसमें जाएगी। अब नाक में क्या होते हैं, अपने छोटे छोटे से रोम प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर्स होते हैं। अब धूल मिट्टी के कण होते हैं वो इस पर चिपक जाते हैं, और जो बहुत ही बारीक होते हैं नहीं चिपक पाते, तो अपने नाक के आगे क्या होता है, कपाट जैसा होता है, जिसको अपन आंतरिक नासा छिद्र भी कह सकते हैं। तो उसको वहाँ पर क्या होता है, लसलसा सा पदार्थ होते हैं जिसे अपन म्यूकस कहते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ जा कर के चिपक जाती हैं। फिर वायु कहाँ जाती हैं, ग्रसनी में जाती हैं, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। फिर जाती हैं लेरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में जाएगी, फिर ब्रोंकाई में जाएगी, फिर ब्रेंक्यूल्स में जाएगी। और ब्रेंक्यूल्स के मुंह पर क्या होते हैं, गुच्छेनुमा संरचना होती है, जिसे अपन कहते हैं कुपिका या वायु कोष्ठक या एल्वोलाई। अब एल्वोलाई क्या होती हैं कि जो अपना लंग्स होता है ना, एयर सारी एल्वोलाई में भरी होती है। अब जो लंग्स होते हैं वो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वोलाई, जिसे कुपिका कहते हैं। अब वहाँ से क्या होता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड क्या करता है, ब्लड की जो भी सेल्स वगैरह होती है पूरी बॉडी में उनको जाता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, तो वहाँ से ग्लूकोज का विखंडन वगैरह होता है और अपन को एनर्जी मिलती है। अब अपन आगे देखते हैं, ये वाला तो अपन ने कल स्टडी किया था कि वायु है बाह्य नासा छिद्र में गई, फिर गुहा में, फिर आंतरिक नासा छिद्र, फिर ग्रसनी में गई, फिर लेरिंग्स। अब ये लेरिंग्स क्या होता है कि स्वर रज्जु होता है जिससे अपने ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसमें वाइब्रेशन होने से ध्वनि, ये जो कंठ होता है ना जिसे अपन कहते हैं, वो होता है लेरिंग्स। फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया के वहाँ पर क्या होता है कि सी आकार की उपास्थि, कार्टिलेज जिसे कह सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बोन नहीं होती हैं, लचीली होती हैं, जिसे अपन कहते हैं कार्टिलेज या उपास्थि। तो सी आकार की कार्टिलेज बनी हुई थी, जो ये क्या करती है, ट्रेकिया की जो नली होती है ना उसको पिचकने नहीं देती, अगर पिचक जाएगी तो अपन सांस नहीं ले पाएंगे। इससे फिर जाता है ब्रोंकाई। ये जो ट्रेकिया होता है वो दोनों लंग्स में अगर डिवाइड हो जाता है, दोनों लंग्स में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई वापस इसकी शाखाएं ब्रांचेस बन जाती है, तो वो
वो कहलाता है ब्रेंक्यूल्स। और ब्रेंक्यूल्स के मुंह पर क्या होता है, गुच्छेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं अपन एल्वोलाई कुपिका। अब कुपिका से क्या होता है, एयर वगैरह ब्लड को मिलती है, ब्लड से ब्लड कोशिकाओं को मिलती है और कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है और इससे अपन को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज का विखंडन होकर के। तो अब देखते हैं, ये लंग्स हैं मेमल्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये था अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया के यहाँ पर क्या है, सी आकार की एक कार्टिलेज बनी होती है, इसको पिचकने नहीं देती है। अब ये था ट्रेकिया, श्वास नली जिसको कह सकते हैं। अब ये अपने लंग्स हैं। लंग्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि डबल मेम्ब्रेन युक्त है, दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त जिसे कहते हैं प्लूरा झिल्ली, प्लूरा मेम्ब्रेन। अब ये जो ट्रेकिया थी वो दोनों लंग्स में जब विभाजित हो रही है, दोनों लंग्स में जा रही है, तो उसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, ब्रोंकाई, श्वसनी। अब ये ब्रोंकाई फिर से ब्रांचेस बना रही है तो ये कहलाता है ब्रैंक्यूलस। और यहाँ पर जो ये गुच्छेनुमा संरचना दिखाई दे रही है ये क्या कहलाता है, एल्वोलाई या कुपिका, जो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है एल्वोलाई। जो कोरोना आया था ना, ये कोरोना ये श्वास नली में ही अटैक कर रहा था, ताकि वो जो कोरोना इतना खतरनाक जो इन्फेक्टेड था, जो श्वास नली को ही इन्फेक्टेड कर रहा था, जिससे एकदम से सांस नहीं ले पा रहे थे। अब इसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ये होता है अपना लंग्स का स्ट्रक्चर। अब सांस लेने में 70% काम कौन करता है, अपना ये डायफ्राम करता है। 70% काम अपना ये डायफ्राम करता है। ये होता है अब एपिग्लोटिस था जिसे अपन कहते हैं घाटी ढक्कन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के वहाँ पे ग्रसनी। तो अपन जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने में ये जो एपिग्लोटिस है वो घाटी ढक्कन का काम करता है कि जब सांस लेंगे तब तो सिर्फ सांस लेने का काम करता है और जब भोजन ग्रहण करते हैं तो सिर्फ भोजन ग्रहण करने, जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो ये एपिग्लोटिस इस एयर वाले पार्ट को बंद कर देता है। जब सांस लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस इस फूड की नली को बंद कर देता है। तो ये काम होता है एपिग्लोटिस का, जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। अब जो एयर है उसको अंतःश्वसन का मतलब एयर को अंदर लेना, तो जो वायु होती है वो ट्रेकिया से होकर के लंग्स में आ जाती है। अब अंतःश्वसन के समय जो रिब्स होती है वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और ये जो अपना डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है। इससे क्या होता है, लंग्स अपने कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो अब जब इसके अंदर वायु चली जाएगी तो वक्ष गुहा का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा और वायु जो होती है वो फेफड़े में आ जाती है। अब फेफड़े क्या करते हैं, वायु से भर जाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि बाहर निकालते हैं तब क्या होता है, एक्सपायरेशन में उच्च श्वसन के समय जो रिब्स होती है वो नीचे और अंदर की ओर आती हैं और जो डायफ्राम था वो वापस पहले वाली स्थिति में आ जाता है। लंग्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपना जो सांस है उसको छोड़ सके और वक्ष गुहा का जो वॉल्यूम था वो ऊपर की ओर खींचेगी तो अंदर की ओर आएगी तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो वायु है वो लंग्स से बाहर धकेल दी जाती है। अब जैसे कि जो कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो कहीं पर भी नहीं लगती होती, लेकिन जो डायफ्राम है वो मांस का बना हुआ होता है। अगर डायफ्राम टूट गया तो आदमी खत्म है, वो उसका नहीं सर्वाइव हो सकता है अगर डायफ्राम नहीं है तो। जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो वो किससे रेस्पिरेशन करती है, जो अपनी पसलियाँ होती है रिब्स, उससे रेस्पिरेशन करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो डायफ्राम है वो वर्क करना बंद कर देता है। तो ये डायफ्राम वाला काम कौन करता है, रिब्स। और प्रेग्नेंट लेडी की अगर रिब्स टूट जाती हैं तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी। तो ये अपन ने देखा है कि अंतःश्वसन क्या होता है, उच्च श्वसन क्या होता है, अपन किस प्रकार से श्वसन करते हैं। अब एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ये और बनता है कि जो अपन श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वो किस प्रकार से अपन काउंट कर सकते हैं या क्या श्वसन दर को माप सकते हैं। तो हाँ, विश्रामावस्था में क्या होता है, शांति से बैठे हैं तो 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार अपन सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। ये क्वेश्चन बना था कि एक विश्रामावस्था में कितने मिनट अपन सांस लेते हैं या छोड़ते, तो 15 से 18 बार। और अगर अधिक व्यायाम करते हैं तो उसमें जो रेस्पिरेशन दर है वो 25 बार प्रति मिनट इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब अपन अधिक व्यायाम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिंपल अपन सिर्फ सांस ले ही रहे हैं या छोड़ ही रहे हैं, एकदम से अपन गहरी सांस भी लेते हैं तो 25 बार प्रति मिनट तक इंक्रीज हो जाती है। तो आज ही अपन ने देखा है, कल अपन इसके और स्टडी करेंगे कि जो भी जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो ये किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, कीट वगैरह होते हैं वो ट्रेकिया से रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ज्ञान जो है धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है।
इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।